वाले हैं हाल ही में आई मूवी मार्को को, जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे थे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम तारिक नाम के एक आदमी को देखते हैं। तारिक के घर पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आए होते हैं। पुलिस वाले उसके घर पर इसलिए आए थे क्योंकि तारिक के छोटे भाई वसीम का किसी ने मर्डर कर दिया था। वसीम के खूनी का पता लगाने के लिए पुलिस ऑफिसर सत्यम तारिक से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी दुश्मन पर शक है। इस पे तारिक उसे कहता है कि हमारे बिजनेस में काफी सारे दुश्मन होते हैं, पर मुझे अच्छी तरह से नहीं पता कि किसने मेरे भाई को मारा होगा। असल में तारिक और वसीम का काफी बड़ा बिजनेस था और शायद से वसीम के दुश्मन ने उसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसे मार दिया था। तब पूछताछ करने के बाद सत्यम वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन तारिक के घर पर सभी लोग वसीम के मरने का शोक मना रहे होते हैं। तभी हम तारिक के घर पर रसेल को देखते हैं। रसेल काफी सालों से तारिक और वसीम को जानता था। रसेल भी वसीम की फोटो पर फूल चढ़ाने आया होता है, पर इतने में वहाँ वसीम का दोस्त विक्टर आ जाता है, जो कि बचपन से ही देख नहीं सकता था। लेकिन जब वसीम को मारा गया था तब विक्टर भी उसी के साथ था। विक्टर को उस आदमी की स्मेल अच्छे से याद होती है जिसने वसीम को मारा था। साथ ही विक्टर उस खूनी की कार को भी अच्छे से जानता था। तब विक्टर को रसेल के शरीर से वही स्मेल आ रही होती है। इससे विक्टर समझ जाता है कि जरूर रसेल ने ही वसीम को मारा है। इसलिए विक्टर जल्दी से ये बात सभी को बताने जा रहा होता है, मगर रास्ते में रसेल विक्टर को पकड़ लेता है। रसेल भी जानता था कि विक्टर को उस पर शक हो गया है। इसी वजह से रसेल विक्टर को पकड़कर अपने अड्डे पर ले आता है। फिर वो विक्टर से कहता है कि तुम भले ही अंधे हो, पर इसके बाद भी तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए मार दूंगा। इतना कहने के बाद रसेल विक्टर को एसिड के कंटेनर में फेंक देता है। एसिड में गिरने की वजह से विक्टर चीखने चिल्लाने लगता है और धीरे धीरे एसिड के अंदर विक्टर का पूरा शरीर जल जाता है और बेरहमी से विक्टर की मौत हो जाती है। हालांकि जब रसेल ने विक्टर को एसिड में फेंका था तब थोड़ा सा एसिड रसेल के हाथ पर भी गिर गया था, इसलिए एसिड की वजह से रसेल का हाथ भी थोड़ा सा जल जाता है। जिसके बाद हम रसेल के डैड टॉनी को देखते हैं। टॉनी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है। जो भी इंसान टॉनी की बात नहीं मानता था उसे टॉनी मौत के घाट उतार देता है। रसेल टॉनी को विक्टर के मरने की बात बता देता है। ये सुनने के बाद टॉनी बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि विक्टर का भाई टॉनी से भी बड़ा आदमी था। टॉनी अपने बेटे से कहता है कि तुम लोग विक्टर की लाश को कहीं फेंक दो और किसी को भी उसकी लाश नहीं मिलनी चाहिए, वरना विक्टर का बड़ा भाई हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तब टोनी के कहने पर रसेल और उसका आदमी देवराज विक्टर की लाश को नदी में फेंक देते हैं, लेकिन वो लाश नदी से बहते हुए किनारे पर आ जाती है। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर को नदी के पास विक्टर की लाश पड़ी हुई मिलती है, तो सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर विक्टर को किसने मारा होगा। फिर सत्यम विक्टर की गर्लफ्रेंड ईशा से विक्टर के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। ईशा उसे बताते कि विक्टर मुझे बहुत प्यार करता था और किसी ने जानबूझकर विक्टर को मारा है। यहाँ ईशा विक्टर की मौत से काफी ज्यादा दुखी थी और हमें पता चलता है कि ईशा और विक्टर ने साथ में जिंदगी जीने के लिए काफी सारे सपने देखे थे, पर विक्टर की मौत के बाद सारे सपने चूर चूर हो गए। फिर विक्टर की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और रिपोर्ट से सबको पता चलता है कि विक्टर को एसिड में जलाकर मारा गया है। इसके बाद कमिश्नर सत्यम से कहते हैं कि वसीम और विक्टर का केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पर जिसने भी विक्टर को मारा है वो जिंदा नहीं बच पाएगा क्योंकि विक्टर के दो बड़े भाई हैं, जॉर्ज और मार्को। जॉर्ज विक्टर का बड़ा भाई है और मार्को को जॉर्ज के पापा ने अडॉप्ट किया था। मार्को तो एक दरिंदा है, वो अपने भाई का बदला जरूर लेने आएगा। जिसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो अपने भाई की मौत पर मन ही मन रो रहा होता है। साथ ही जॉर्ज की छोटी बहन नैन्सी भी अंदर से बहुत दुखी होती है। इतने में जॉर्ज अपने आदमियों से कहता है कि मार्को कुछ काम से बाहर गया है, इसलिए तुम लोग मार्को को विक्टर के बारे में कुछ मत बताना। और जॉर्ज ने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि वो मार्को को इस खून खराबे से दूर रखना चाहता है, वरना वो कोहराम ला सकता है। दूसरी तरफ जॉर्ज के बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि जब भी हमारे परिवार पर मुसीबत आई है तब मार्को अंकल ने ही हमारी मदद की है। खैर अब पास्ट में हमें मार्को के बारे में दिखाया जाता है। एक दिन जॉर्ज अपने घर में बैठा होता है, तभी उसे जॉनी नाम के एक गुंडे का कॉल आता है। जॉनी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को किडनैप कर लिया है, अगर तुमने मुझे 4 किलो सोना नहीं दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए मार दूंगा। जॉनी की धमकी सुनने के बाद जॉर्ज काफी घबरा जाता है और वो पूरे घर में अपने भाई विक्टर को ढूंढने लगता है। तभी उसे घर में विक्टर दिखता है और उसे देखने के बाद जॉर्ज को चैन की सांस आती है। हालांकि यह जॉर्ज समझ जाता है कि जॉनी ने गलती से विक्टर की जगह मार्को को किडनैप कर लिया है और अब मार्को जॉनी को कुत्ते की मौत मारने वाला था। फिर जॉनी अपने गुंडों के साथ मार्को के पास आता है तो मार्को जॉनी से कहता है कि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये कहने के बाद मार्को जॉनी के सभी आदमियों को दौड़ा दौड़ा कर मारने लगता है और फिर वो धीरे धीरे सारे लोगों को मार डालता है। फिर आखिर में वो जॉनी को भी भगवान के पास पहुंचा
पहुंचा देता है। जिसके बाद अगले दिन जॉर्ज के घर पर उसकी बहन नैन्सी आती है। वहाँ नैन्सी जॉर्ज से कहती है कि हम तीनों भाई बहन को जायदाद बांट लेनी चाहिए। इस पे जॉर्ज कहता है कि मार्को भी तो हमारा भाई है, इसलिए जायदाद के 4 हिस्से होंगे। ये सुनकर नैन्सी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मार्को को तो पापा सड़क से उठाकर लाए थे, उसका हमारी जायदाद में क्या हिस्सा होगा। तब जॉर्ज उसे कहता है कि पापा मार्को को बड़े प्यार से हमारे घर लाए थे, इसलिए मार्को भी हमारी जायदाद का बराबरी का हिस्सेदार होगा। इतने में विक्टर भी वहाँ आ जाता है। विक्टर नैन्सी से कहता है कि दीदी आप बस जायदाद के लिए यहाँ आई हो, पर मुझे तो जायदाद से ज्यादा मार्को पसंद है। विक्टर की बात सुनकर जॉर्ज को भी काफी अच्छा लगता है। अब विक्टर मार्को के पास आता है जहाँ मार्को अकेले में स्मोकिंग कर रहा था, पर उसी समय जॉर्ज भी मार्को के पास आ जाता है। जॉर्ज मार्को को स्मोकिंग करते हुए देख लेता है और यह जॉर्ज को किसी का भी स्मोकिंग करना पसंद नहीं था, इसलिए वो मार्को पर काफी गुस्सा भी होता है। लेकिन मार्को अपने बड़े भाई को एक भी उल्टा जवाब नहीं देता और यहाँ हम समझ पाते हैं कि इन भाइयों में आपस में काफी ज्यादा प्यार है। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ सभी लोग विक्टर के फ्यूनरल पर शोक मनाने आए थे। जॉर्ज भी अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है। तभी वहाँ मार्को आ जाता है जो कि विक्टर की मौत से काफी ज्यादा बेचैन हो गया था। मार्को सबके सामने आते ही कहता है कि मेरे भाई को उस दिन शांति मिलेगी जिस दिन मैं अपने भाई के खूनी को मार दूंगा। मैं अपने भाई की मौत का बदला जरूर लूंगा। तब ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि पता नहीं मार्को अब क्या करने वाला है। फिर फ्यूनरल के बाद जॉर्ज मार्को से जाकर कहता है कि तुम्हें विक्टर का बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले सब कुछ संभाल लूंगा। इस पे मार्को कहता है कि विक्टर सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी भाई था, इसलिए मैं उस खूनी को ढूंढकर कुत्ते की मौत मारूंगा। इतना कहने के बाद मार्को वहाँ से चला जाता है। अब मार्को को विक्टर के साथ बिताए हुए सभी पल याद आ रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा दुखी बैठा था। जिसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं। जॉर्ज अपने सभी पार्टनर के साथ बैठा होता है, साथ ही वहाँ टॉनी और उसका बेटा भी आया होता है। टॉनी जॉर्ज को समझाता है कि तुम्हें विक्टर को भूलकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। असल में टॉनी किसी भी तरह से जॉर्ज का ध्यान विक्टर के ऊपर से हटाना चाहता था, वरना वो कभी भी फंस सकता है। पर जॉर्ज उसे कहता है कि विक्टर मेरी जान था, उस खूनी को मैं ऐसी मौत दूंगा जिसे देखकर सभी कांप जाएंगे। इतने में मार्को जॉर्ज के पास आता है। वो उन सभी से कहता है कि मेरे भैया सही कह रहे हैं। मार्को की बात सुनकर वहाँ बैठा एक आदमी उससे कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मार्को को उस आदमी पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस आदमी को वहीं मार डालता है। खैर अब अगली सुबह सत्यम अपने ऑफिसर के साथ वसीम की मौत का पता लगाने के लिए उसी फैक्ट्री पर जाता है क्योंकि फैक्ट्री पर ही वसीम को मारा गया था। पुलिस वाले वहाँ के सीसीटीवी चेक करते हैं लेकिन उन फुटेज में एक भी क्लिप नहीं होती। इस पे सत्यम अपने ऑफिसर से कहता है कि जरूर किसी ने प्लान बनाकर वसीम को मारा है और वसीम को मारने के बाद उस आदमी ने सीसीटीवी के सारे फुटेज डिलीट कर दिए होंगे। वही दूसरी तरफ टोनी देवराज और रसेल से कहता है कि तुम लोगों को मार्को से सोच समझकर बात करनी होगी। अगर मार्को को तुम पर शक हुआ तो वो तुम्हें भी मार देगा। तब रसेल और देवराज मार्को के सामने ऐसा बिहेव करते हैं कि वो दोनों विक्टर की मौत पर काफी ज्यादा दुखी हैं। हालांकि अंदर ही अंदर वो दोनों मार्को को मारने का प्लान बना रहे थे और यह मार्को को उन दोनों पर जरा भी शक नहीं होता। जिसके बाद मार्को रसेल के साथ मिलकर विक्टर की मौत के पीछे की वजह ढूंढने लगता है। साथ ही मार्को सत्यम से भी जाकर विक्टर के केस के बारे में पूछता है। सत्यम उसे बताता है कि तुम्हारे भाई को एसिड में डुबाकर मारा गया है। ये सुनने के बाद तो मार्को की आग और भी भड़क जाती है कि मेरा भाई कितना ज्यादा तड़पा होगा। दूसरी तरफ टोनी तारिक से कहता है कि मार्को तुमसे भी आकर सवाल पूछ सकता है, इसलिए तुम सोच समझकर उससे बात करना। तब तारिक टोनी के कहने पर मार्को से संभलकर बात करता है। साथ ही तारिक मार्को से झूठ कहता है कि मैं नहीं जानता कि विक्टर को किसने मारा है, शायद से विक्टर की मौत एक एक्सीडेंट होगी। इस पे मार्को कहता है कि विक्टर की मौत एक्सीडेंट नहीं है, विक्टर को किसी ने जानबूझकर मारा है। इसके बाद मार्को अपने एक दुश्मन मंसूर से मिलने जाता है और यहाँ मार्को को उसी पर शक था कि कहीं उसने विक्टर को तो नहीं मारा। वहाँ मंसूर मार्को से कहता है कि अगर तुमने मुझे फाइट में हरा दिया तो मैं तुम्हें विक्टर के खूनी के बारे में बता दूंगा। तो मार्को उसकी फाइट का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद इन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो शुरुआत में मार्को मंसूर को बहुत मारता है, लेकिन तभी मंसूर के आदमी मार्को पर हमला कर देते हैं। पर मार्को मंसूर के आदमियों को भी मारने के बाद आखिर में मंसूर को भी मारने वाला होता है। इतने में मंसूर मार्को से कहता है कि तुम्हारे भाई को किसी बाहर की गैंग ने मारा है, उस गैंग के लीडर की मूछ दाढ़ी नहीं है। साथ ही हमें पता चलता है कि मंसूर ने रसेल के कहने पर मार्को से झूठ कहा था। असल में रसेल को पहले से पता था कि मार्को मंसूर के पास जरूर आएगा, इसलिए उसने मार्को का ध्यान भटकाने के लिए कहा था। फिर हम टोनी को देखते हैं। टोनी को उसके आदमी बताते हैं कि कल जॉर्ज का 120 किलो सोना बोट से हमारे सिटी में आने वाला है। तो ये सुनकर टोनी जॉर्ज के सोने को
को चुराने का प्लान बनाने लगता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि हम लोग 30 किलो सोना देकर कस्टम ऑफिसर खरीद लेंगे, बाकी का 90 किलो सोना हम लोग अपने पास रख लेंगे और हम जॉर्ज को बताएंगे कि कस्टम ऑफिसर ने तुम्हारा सारा सोना अपने कब्जे में ले लिया। इससे जॉर्ज को किसी पर भी शक नहीं होगा। जिसके बाद देवराज कस्टम ऑफिसर को खरीद लेता है। साथ ही वो उसे जॉर्ज के 120 किलो सोने की लोकेशन भी बता देता है, जिससे टोनी का काफी ज्यादा फायदा होता है। फिर अगले दिन देवराज जॉर्ज को जाकर बताता है कि तुम्हारा सोना ऑफिसर ने पकड़ लिया है। ये सुनकर जॉर्ज सोच में पड़ जाता है कि आखिर किसने ऑफिसर को हमारे सोने की लोकेशन बताई होगी। फिर जॉर्ज देवराज से कहता है कि मैं उस आदमी को ढूंढकर मार दूंगा जिसने मुझसे गद्दारी की है। ये सुनकर देवराज टेंशन में आ जाता है कि कहीं जॉर्ज को सारी सच्चाई पता न चल जाए, इसलिए वो जॉर्ज को कार में ही चाकू मारने की कोशिश करता है और जॉर्ज देवराज को देख लेता है। हालांकि यहाँ चाकू लगने की वजह से जॉर्ज की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर जॉर्ज के आदमी उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में उसका इलाज चालू हो जाता है। तभी वहाँ मार्को भागते हुए आता है और मार्को अपने बड़े भाई की हालत देखकर काफी ज्यादा दुखी था। इतने में टोनी मार्को को बताता है कि तुम्हारे भाई को देवराज ने चाकू मारा है और यहाँ टोनी ने जानबूझकर ये गेम खेला था जिससे मार्को को टोनी पर विश्वास हो सके। दूसरी तरफ टोनी देवराज से कहता है कि मार्को को तुम्हारे बारे में पता चल गया है और तुम किसी सेफ जगह जाकर छुप जाओ। तब टोनी के कहने पर देवराज शहर के बाहर चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन राज नाम का एक लड़का सत्यम के पास आता है। वो सत्यम को बताता है कि जब वसीम को मारा जा रहा था तब मैं वहीं पर छुपा हुआ था। असल में राज वसीम की फैक्ट्री में छुपकर वीडियो बनाने आया था, क्योंकि वसीम की फैक्ट्री में गैर कानूनी काम होते थे। और तभी राज ने देखा कि तारिक और रसेल ने मिलकर वसीम का खून किया है। राज ने ये सब कुछ अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो ये वीडियो सत्यम को दे देता है। फिर सत्यम वो रिकॉर्डिंग कमिश्नर को जाकर दिखा देता है, पर वो कमिश्नर टोनी से मिला हुआ था। वो टोनी को तुरंत ये बात बताता है। टोनी ये जानने के बाद सीधा सत्यम के पास आता है और उसे जान से मार डालता है। साथ ही वो राज को भी ठिकाने लगवा देता है। फिर हम मार्को को देखते हैं। मार्को अपने कमरे में शांत बैठा होता है। इतने में वहाँ पर मार्को की गर्लफ्रेंड मारिया आती है। मारिया उसे कहते कि तुम मुझे कभी भी टाइम नहीं देते, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। इतना कहने के बाद मारिया मार्को को उसकी रिंग वापस दे देती है और वहाँ से चली जाती है। हालांकि तब भी मार्को उसे कुछ कह नहीं पाता। फिर हम जॉर्ज को देखते हैं। जॉर्ज का आदमी उसे वो वीडियो लाकर दिखाता है जिसमें रसेल और तारिक वसीम को मार रहे थे। हमें पता चलता है कि असल में सत्यम को कमिश्नर पर शक हो गया था, इसलिए उसने मरने से पहले जॉर्ज के एक आदमी को वो वीडियो दे दी थी। तब जॉर्ज ये सब देखकर समझ जाता है कि रसेल ने वसीम और विक्टर को मारा है, क्योंकि जॉर्ज ने रसेल के हाथ पर एसिड के निशान देखे थे। जिसके बाद जॉर्ज जल्दी से मार्को को कॉल करता है, पर उस समय मार्को रसेल के साथ कहीं जा रहा था और कॉल पर जॉर्ज मार्को को सारी बात बता देता है। लेकिन जब तक मार्को रसेल को कुछ कर पाता, उससे पहले रसेल के आदमी मार्को और उसके दोस्त अनवर को बांध देते हैं। फिर रसेल उसे कहता है कि आखिरकार तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही गई, मगर मैं तुम्हें बदला लेने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर रसेल मार्को के सामने बड़ी बेरहमी से अनवर का एक हाथ काट देता है और अनवर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अपने दोस्त को तड़पते हुए देखकर मार्को को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर जब रसेल मार्को को मारने वाला होता है, तब मार्को किसी तरह से रसेल और उसके आदमियों को मारना शुरू करता है और फिर वो एक एक करके रसेल के सभी आदमियों को मार देता है। फिर वो रसेल को भी बुरी तरह से तड़पाता है। इसके बाद मार्को अनवर को ले जाकर कार में बैठा देता है। उसे कार में बैठाने के बाद मार्को गुस्से में रसेल को मारने जाता है, पर तभी टोनी मार्को को कॉल करके कहता है कि अगर तुमने मेरे बेटे को मारा तो मैं विक्टर की गर्लफ्रेंड को मार दूंगा और उसके पेट में तुम्हारे भाई का बच्चा है। ये सुनने के बाद मार्को रसेल को कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ जॉर्ज मार्को से कहता है कि टोनी को जो भी चाहिए मैं उसे देने को तैयार हूँ। मैं किसी भी तरह से अपने खानदान के वारिस को बचा कर रहूंगा। हालांकि मार्को जानता था कि टोनी इतनी आसानी से ईशा को नहीं छोड़ेगा, इसलिए मार्को सबसे पहले देवराज को ढूंढता है और वो देवराज को पकड़कर उसे एक बड़े से कंटेनर में बांध देता है। फिर वो देवराज से कहता है कि ये कंटेनर 10 मिनट में ब्लास्ट होने वाला है और अगर तुमने मुझे ईशा का पता नहीं बताया तो तुम्हें मरने से कोई बचा नहीं पाएगा। इतना कहने के बाद मार्को कंटेनर के बाहर आ जाता है। फिर थोड़ी देर में देवराज डर के मारे मार्को को ईशा के बारे में बता देता है कि टोनी ने ईशा को अपने फार्म हाउस में छुपा कर रखा है। ये सुनने के बाद मार्को जल्दी से टोनी के फार्म हाउस पर जाने लगता है और थोड़े टाइम बाद वो कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे देवराज की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद फार्म हाउस पर मार्को टोनी के सभी गुंडों को बहुत मारता है और गुंडों के मरने के बाद जब मार्को ईशा के पास आता है, तब वहाँ मार्को को ईशा के बदले कोई और लड़की बैठी हुई दिखती है। इतने में टोनी मार्को के पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं ईशा को यहाँ छुपा कर रखूंगा, ईशा मेरे बेटे के कब्जे में है। फिर टोनी ईशा के बदले में मार्को से काफी सारे पैसे मांगता है। इसके बाद अगली सुबह मार्को एक बैग
लेकर रसेल के पास जाता है। तब रसेल को लगता है कि उस बैग में पैसे होंगे, लेकिन उन बैग में टोनी का हाथ होता है। तब रसेल अपने पापा का हाथ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और हमें पता चलता है कि मार्को ने ईशा को बचाने के लिए टोनी का किडनैप कर लिया है। साथ ही मार्को ने टोनी का एक हाथ भी काट दिया था। फिर मार्को कहता है कि तुम्हें टोनी का पता चाहिए ना, तो तुम्हें ईशा को मेरे हवाले करना होगा। तब रसेल डर के मारे ईशा को मार्को के हवाले कर देता है और मार्को भी रसेल को टोनी का पता बता देता है। फिर रसेल अपने आदमियों के साथ उस पते पर जाता है तो वहाँ टोनी एक कमरे में बंधा हुआ था। अब जब रसेल उस कमरे को खोल रहा होता है तो टोनी अपने बेटे को मना करने लगता है, क्योंकि टोनी के सर पर एसिड रखा हुआ था और वो एसिड का डिब्बा दरवाजे से जुड़ा था। अगर रसेल दरवाजा खोलता तो वो एसिड टोनी के ऊपर गिर जाता। इसलिए रसेल खिड़की से कमरे के अंदर जाता है और वो बड़े आराम से वो एसिड अपने पापा के ऊपर से हटा देता है। पर तभी उसे पता चलता है कि टोनी के पैरों के नीचे बॉम्ब रखा है। ये जानने के बाद रसेल अपने पापा को छोड़कर कमरे के बाहर आ जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से टोनी की यहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ रसेल भी अपने पापा की मौत पर काफी ज्यादा दुखी था और वो भी ठान लेता है कि वो मार्को से अपना बदला लेगा। दूसरी तरफ जॉर्ज मार्को से कहता है कि हमें ईशा का ध्यान रखना होगा। साथ ही जॉर्ज घर पर मारिया को भी बुलाता है। वो मारिया और मार्को की वापस से सुलह करा देता है और ये दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। लेकिन अभी भी मार्को को अपने परिवार की चिंता सता रही थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि जॉर्ज तारिक को भी रस्सी से लटकाकर मार डालता है। अब रसेल अपने भाई साइरस के पास आता है। असल में टोनी ने साइरस को अडॉप्ट किया था। वहाँ रसेल साइरस को टोनी की मौत के बारे में बता देता है, जो जानकर साइरस को बहुत गुस्सा आता है और वो रसेल से कहता है कि मैं मार्को को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर घर पर हम मार्को को देखते हैं। काफी समय बाद मार्को और मारिया एक साथ बैठे होते हैं। इतने में ईशा मार्को के पास आती है। वो मार्को को एक गिफ्ट देते हुए कहती है कि विक्टर तुमसे बहुत प्यार करता था और विक्टर ने मुझे ये गिफ्ट तुम्हें देने के लिए कहा था, जो देखकर मार्को इमोशनल हो जाता है। इधर साइरस रसेल से मार्को के पूरे परिवार के बारे में पूछता है और यहाँ वो मार्को के परिवार पर हमला करने का प्लान बना रहा था। दूसरी तरफ ईशा के पेट में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, इसलिए जॉर्ज जल्दी से डॉक्टर को घर पर बुलाता है, क्योंकि घर के बाहर जाने पर ईशा की जान को खतरा हो सकता है। तब डॉक्टर उनसे कहता है कि हमें जल्दी से ईशा की डिलीवरी करनी होगी, जिसके बाद ईशा की डिलीवरी का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। तभी एकदम से घर की लाइट चली जाती है। फिर जॉर्ज मार्को से कहता है कि तुम ईशा और मरिया का ध्यान रखो, मैं लाइट का स्विच ऑन करके आता हूँ। जिसके बाद जॉर्ज स्विच ऑन करने जा रहा होता है, तब उसे घर में रसेल के गुंडे दिखाई देते हैं। तो जॉर्ज उन गुंडों को गोली मारने लगता है और गोली की आवाज सुनकर मार्को भी चौकन्ना हो जाता है। फिर साइरस और रसेल अपने आदमियों के साथ घर पर हमला कर देते हैं और वो लोग घर के सभी लोगों को मारने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि साइरस ने जॉर्ज को भी मारकर घायल कर दिया है। दूसरी तरफ मार्को भी गुंडों से लड़ रहा होता है, लेकिन साइरस मार्को को भी बहुत मारता है। तब सभी गुंडे एक एक करके घर के सभी औरतों को मार डालते हैं। साथ ही रसेल अपनी आग को बुझाने के लिए घर के छोटे बच्चों को भी बड़ी बेरहमी से मार डालता है। फिर साइरस ईशा के कमरे में जाता है, जहाँ ईशा ने तब तक अपने बच्चे को जन्म दे दिया था। तभी वो ईशा को मारकर उसके बच्चे को अपने हाथ में उठा लेता है और आखिर में वो मार्को के सामने उसके परिवार के सभी लोगों को मार डालता है। हालांकि यहाँ साइरस मार्को को नहीं मारता। वो मार्को से कहता है कि मैं तुम्हें जानबूझकर नहीं मार रहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने परिवार के लिए तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अपने बाप के लिए तड़पा हूँ। और फिर साइरस ईशा के बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता है। जिसके बाद मार्कस अपनी आंखों के सामने अपने परिवार की लाश देखकर बहुत रोता है और वो सोच लेता है कि वो अपने परिवार का बदला उन सभी से लेकर रहेगा। साथ ही मार्को ईशा के बच्चे को भी लेकर आएगा। अब मार्को अपने दिल में बदले की आग लेकर उनके अड्डे पर जाता है और वहाँ मार्को रसेल के सभी गुंडों को बहुत मारता है। वहीं हम देखते हैं कि साइरस ने ईशा के बच्चे को एसिड के पास रखा हुआ था। तब मार्को उन सभी गुंडों को जान से मार डालता है और फिर वो सीधा आकर साइरस और रसेल से लड़ने लगता है। इसी दौरान वो रसेल के पेट में एक खंजर मार देता है। फिर लड़ाई के दौरान ही मार्को रसेल को मारकर उसके शरीर से दिल निकाल लेता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक सीन था। अब ये देखकर साइरस काफी ज्यादा डर जाता है कि ये मार्को तो हैवान है और वो उस बच्चे को उठा के एसिड में फेंकने वाला होता है। लेकिन इतनी देर में मार्को साइरस का गला काट देता है, जिसके बाद आखिर में मार्को का बदला पूरा होता है। हालांकि मार्को ने यहाँ अपना पूरा परिवार खो दिया था। तब मार्को उस बच्चे को लेकर अपने साथ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्को को अपने परिवार की बहुत याद आ रही होती है, पर उस बच्चे के अलावा मार्को के पास कोई था नहीं, इसलिए वो उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।